Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. आज देखते हैं कि what is an ideal way to analyze your UPSC answers. Not the right way, क्योंकि we actually don't know how UPSC is actually evaluating our answers, but what needs to be an ideal way, कैसे एक आंसर को एक्चुअल में इवेल्यूएट करना चाहिए, उसकी डिमांड्स कैसी हैं, इंट्रो कंक्लूजन वगैरह सब कुछ कैसा है, उस पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि एक आंसर, एक अच्छा आंसर, डिसेंट आंसर कैसा होता है, किस बेसिस पे हम उसको जज कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ बेसिकली टू प्रमोट हाउ यू कैन इवेल्यूएट योर ओन आंसर्स, ताकि आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे बंदे पे कम हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो चाहे वो मैं हूँ. ठीक है. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस देयर इज़ अ डिस्क्लेमर कि वी आर अनअवेयर ऑफ द मैथोडोलॉजीज ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी कैसे चेक करता है आंसर्स. ठीक है. सेकेंड थिंग, वी आर नॉट थ्राइविंग टूवर्ड्स एक्सेलेंस. एक्सेलेंस हमें नहीं चाहिए, उसकी तरफ हम भाग भी नहीं रहे. वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ. वी नीड टू स्ट्राइव टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. ठीक है. जितना चाहिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसको बेटर तरीके से करना, ये हमारा एम होगा. ठीक है. टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन एनीवन. मेरे पास रिक्वेस्ट कुछ लोगों ने कहा था कि आंसर चेक करने के लिए, लेकिन वो मेंस के पहले तो मुझे समझ आया था, मेंस 2024 से पहले. अभी मुझे क्योंकि मुझे भी अपना आगे काम करना है, तो इट वुड नॉट बी वेरी फीजिबल. तो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया टू चेक एन आंसर, उसके बारे में आज बात करेंगे. कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा. जिसने भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगाया है, वो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड दिस कि ये चीज़ें कैसी क्वालिटेटिवली वर्क करती हैं. उस बंदे को समझ होगी कि 2-3 साल बाद इतना पता लग जाता है कि अपने आंसर्स को खुद इवेल्यूएट कैसे करना है. उसके बाद आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली इन द इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, यहाँ पे शायद मैंने लिखा होगा, वो देख लेते हैं बाद में, कोई बात नहीं, वो बाद में देखते हैं. अब डू नॉट गिव मार्क्स टू योर सेल्फ, वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट. ठीक है. अब ये जो मेथड्स हैं, ये मेरे खुद के मेथड्स हैं. जब मैं चेक करता था आंसर्स, 3 साल के आसपास हो गए मुझे आंसर्स चेक करते हुए. प्लस कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो मैंने अपने पीयर्स से सीखे थे, जो इंस्टीट्यूट्स में दूसरे लोग चेक करते थे, उनसे सीखे थे. ठीक है. अब कोई फोमो नहीं होना चाहिए. इंस्टीट्यूट्स में जो बंदे चेक कर रहे हैं वो भी आपके और मेरी तरह स्टूडेंट्स ही हैं. ठीक है. कुछ लोगों का मेरी तरह, जैसे मैंने भी किया है, तो प्री भी नहीं हुआ. जब इंस्टीट्यूट किसी बंदे को रिक्रूट करता है तो वो क्या करता है, मैं आपको प्रोसेस बता दूं. सबसे पहले वो आपको, एक मिनट, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा. उसके बाद आपसे मेंस के कुछ पेपर्स लिखवाएंगे, 1-2. उसके बाद आपको 5 से 6 कॉपीज़ चेक करने के लिए दे देंगे. उसके बाद आपका एक दोबारा इंटरव्यू होगा. ये 4 स्टेजेस होंगी. चारों में जो पास होगा उसे आंसर राइटिंग को चेक करने के लिए रिक्रूट कर लिया जाएगा. ठीक है. अब 60 to 70 रुपीज़ मिलते हैं किसी एक बंदे को एक आंसर कॉपी चेक करने के लिए. अगर आपने क्वेश्चन बनाने हैं प्रीलिम्स के, तो 50 रुपीज़ मिलते हैं टू फ्रेम पर क्वेश्चन. ठीक है. एक दिन में मान लो 3-4 कॉपीज़ आ गई, तो आपने 3-4 कॉपीज़ चेक कर दी 1-2 घंटे लगा के, बढ़िया से इवेल्यूएट करके, तो हो जाता है आपका काम. ठीक है. दिस इज़ द इंडस्ट्री नॉर्म. इंडस्ट्री में ये नॉर्म है, अंदर की बात है, बता दी. चलो, रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अगर आंसर चेक करना है, इवेल्यूएट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. सबसे पहले तो कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट. कुछ बहुत ज़्यादा, मैं पहले देख लूँ यार हाईलाइटर कौन सा चलेगा. वाइट ठीक है ना. ठीक है. कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट. ठीक है. अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है नहीं. जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से करेंगे. जस्ट कंसिडर योर सेल्फ एज एन एग्जामिनर कि आप यूपीएससी के पेपर में बैठे हो, यू आर जजिंग समवन. कैसे जज करोगे वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो खुद को क्वेश्चन समझ आना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. जहाँ पे लिखा है क्वेश्चन के बाद डिस्कस, जहाँ पे लिखा है कमेंट, जहाँ पे लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली इवेल्यूएट. बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट दे दी इन्होंने, ये कॉमास लगा के, उसके बाद बोल दिया कि कमेंट. तो यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे जो आपने लिखा है उसी के ऊपर आपको कमेंट करना है, उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी को इलेबोरेट आगे करना है. ठीक है. इसी को इलेबोरेट करना है, क्रिटिसाइज यहाँ पे नहीं करना. तो ये होगी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ये समझ आ जाएगा तो आप देखोगे कि आंसर में इसके ऊपर क्या कमेंट किया है, ये मेन चीज़ होगी. ठीक है. अब आगे देखते हैं.
आंसर कितना स्ट्रक्चर्ड है ये भी मैटर करेगा कि आंसर जो आपका आंसर है, ठीक है, जो आप आंसर चेक कर रहे हो वो आंसर में अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछे हैं, इश्यूज पूछे हैं और उसके सॉल्यूशंस पूछे हैं या मेजर्स पूछे हैं, तो क्या सब्जेक्टिवली पहले उन्होंने चैलेंजेस लिखे हैं, उसके बाद हेडिंग बना के मेजर्स या सॉल्यूशंस लिखे हैं, उसके अंदर पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा कि वेल स्ट्रक्चर्ड है, इंट्रो होगी, उसके बाद ये हेडिंग, उसके बाद उसके पॉइंट्स, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद उसके पॉइंट्स, देन कम्स द कंक्लूजन। ये बॉडी आ गई, इंट्रो आ गई, कंक्लूजन आ गई, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, वही बात कि जो क्वेश्चन है उसकी एक्चुअल डिमांड मीट हो रही है कि नहीं आंसर के द्वारा, वेदर द आंसर इज़ एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। अगर वो डिमांड मीट कर रहा है तो किस डिग्री और किस इंटेंसिटी के साथ मीट कर रहा है, क्या डेप्थ और क्या इंसाइट्स हैं उस आंसर के, ये मैटर करेगा। डेप्थ और इंसाइट्स तो बाद में मैटर करते हैं। फर्स्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट द आंसर इज़ बेसिकली मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि जो पूछा है, चैलेंजेस पूछे हैं तो वो चैलेंजेस बताए हैं या नहीं बताए। ठीक है, ये बेसिकली मीट होती है बॉडी में। ठीक है, अब पॉइंट्स और हेडिंग्स, इस सब की मैं एग्जांपल दूंगा। मैंने यहाँ पे देखो खुद के आंसर्स जो मैंने इस साल जो 2024 प्रीलिम्स हुआ है और दूसरे मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो उसको इवेल्युएट करके देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स और हेडिंग्स, उसकी जो वर्डिंग्स है वो भी मैटर करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ये हेडिंग है, ये जो आप हेडिंग लिख रहे हो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, क्या आप इसको किस तरीके से लिख रहे हो, फॉर्मल तरीके से लिख रहे हो कि नहीं, डेवलपमेंटल डेफिसिट, उसके अंदर सब पॉइंट्स जो भी हैं वो अलग बात है। ठीक है, ये जो हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स की वर्डिंग्स क्या है, ये वर्डिंग्स आपको समझ आ रही हैं या नहीं। इंस्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, जियोग्राफिकल टेरेन। अब आगे मेजर्स आ गया, स्ट्रक्चरल मेजर्स, उसके अलग पॉइंट, उसके बाद फंक्शनल मेजर्स। मेजर्स के अंदर भी मैंने 2 पार्ट बांट दिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पॉइंट्स और हेडिंग्स, उसकी वर्डिंग्स मैटर करेंगी, कितना फॉर्मल लिखा है, कितना समझ आ रहा है, कितनी क्लैरिटी है। अलाइनमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स, एक क्वेश्चन है उसकी जो, जब आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट का जो डिग्री ऑफ मीटिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन है वो हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब वो हाईएस्ट रेलेवेंट पॉइंट होना चाहिए। जो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे वहाँ पे जब एग्जामिनर चेक करेगा, इट इज़ वेरी हाईली पॉसिबल कि वो बोर हो पेपर से और 2-3 पॉइंट्स पढ़ के वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, पहले 1 से 3 पॉइंट्स में आपके आंसर का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दिख जाना चाहिए कि अगर इसने पॉइंट्स लिखे हैं तो मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट यहाँ पे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्या कहते हैं, सबसे पहले आपका मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जनरल पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमें पता है कि ये पॉइंट्स गलत नहीं होते तो सभी लिख देते हैं, वो जनरलिस्टिक पॉइंट्स वो आने चाहिए 5th-6th पॉइंट के आसपास। अगर टॉपर्स के आंसर्स को भी चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स उन्होंने सबसे पहले लिखे हैं, ये डिक्लाइनिंग ऑर्डर में लिखे हैं कि 5th-6th वैसे पॉइंट्स हैं जो जनरलिस्टिक हैं, जो सभी लिखते ही हैं। एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ भर भर के जहाँ पे है वो 1st, 2nd, 3rd यहाँ पे आके उन्होंने ख़त्म कर दिया, इतने इतने में ही है। ठीक है, ये एक और चीज़। अलाइनमेंट और अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स, किस तरीके से आप उसे अरेंज कर रहे हो। अब जो एग्जाम्पल्स हैं, हर पॉइंट्स में एग्जाम्पल देना फिजिबल नहीं है और ना ही हमारे लिए वो प्रैक्टिकल है, बट जहाँ पे रेलेवेंट है, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे रिलेवेंट एग्जाम्पल दी जा सकती हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल दी हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं सोशल ऑडिटिंग सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में MG नरेगा की इमेज बन जाती है कि सोशल ऑडिटिंग इसके लिए है, तो जब भी मैं सोशल ऑडिटिंग का पॉइंट लिखूंगा उसके साथ एग्जाम्पल में MG नरेगा लिख दूंगा। जब मैं ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में लिखूंगा तो उसके साथ एग्जाम्पल में कपाट, DARPG, स्पैरो, ये सारे मैकेनिज्म्स लिख दूंगा विच आर एडमिनिस्ट्रेटिवली हेल्पिंग इन द ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, उसके बाद क्या जो आंसर है उसमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम बना है या नहीं बना। फॉर एग्जांपल ये इस साल का ऑरोरा का क्वेश्चन है, ये उस मैंने पहले तो प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन उसी वक्त मैंने बना के देखा कि क्या क्या बन रहा है, वो भी आगे देख लेंगे। मतलब डायग्राम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बनाया या नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल साइक्लोन पे क्वेश्चन आ गया, सॉरी साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आ गया एंड साइक्लोन डूड और साइक्लोन का डायग्राम ही नहीं बनाया आपने तो उसके डेफिनेटली नंबर कटने चाहिए ना। ठीक है, इसका डायग्राम ही नहीं है तो दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो इस हिसाब से अब क्लैरिटी ऑफ योर हेडिंग्स, जो आपके हेडिंग्स हैं, मैं इन हेडिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये क्लियर होना चाहिए, मतलब एग्जामिनर को ये समझने के लिए वापस क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, उसको ये पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि बच्चा किस बारे में बात कर रहा है, ये पढ़ के मुझे पता लग गया और इसके बाद ये पॉइंट्स उसके बारे में लिखे हैं, तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ योर हेडिंग, रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ओके। ये तो हुई बॉडी की बात कि बॉडी में ये चाहिए, ऐसा ऐसा डिमांड है। फिर आता है इंट्रो और कंक्लूजन। इंट्रो और कंक्लूजन कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं होते, कभी भी पूरी तरीके से गलत नहीं होते। यहाँ पे नंबर किस बात के मिलेंगे, हाउ मच यू आर क्लोज टू द एक्चुअल क्वेश्चन, ट्राई टू कीप इट एज क्लोज एंड रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एज मच पॉसिबल। अब इंट्रो आती है तो एक स्टार्टिंग में कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी होता है कि ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अहेड इन द बॉडी। जब कंक्लूजन आती है वी आर गिविंग आवर फाइनल पर्सपेक्टिव, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। इन सारी चीज़ों में ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसकी टर्मिनोलॉजीज़। कुछ ना हैवी हैवी वर्ड्स होते हैं, वो फेंकने होते हैं इंट्रो और कंक्लूजन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन वो करनी ज़रूरी है, अभी बताता हूँ, रुको। टर्मिनोलॉजीज़, एग्जाम्पल, अब 10th शेड्यूल की बात करें, हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ है। शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये सबको पता है, ये सबको पता होगा, बट जो आगे एक्स्ट्रा लाइन लिख देता है, टू प्रिवेंट द आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स फ्रॉम इंडियन डेमोक्रेसी। ये आयाराम गयाराम डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स है ना, ये है वो टर्मिनोलॉजी जिसे आप हाईलाइट करके लिखोगे, जो एग्जामिनर को समझ आएगी। ऐसी मैं और चीज़ें बताऊंगा, सर्वोदया, अंत्योदया, गांधी जी का तलिस्मान, ये चीज़ें इंट्रो और कंक्लूजन में डालो ना, जहाँ पे भी आता है, और देखते हैं। अब ये मेरे वो आंसर्स हैं, और उस टाइम के क्या, जब मेंस हो रहा था उसके बीच में मैं भी आंसर्स लिख रहा था, तो उस वक्त मैंने 3 पेपर्स एक एक दिन में लिखे थे। ये उन्हीं की कुछ आंसर कॉपीज़ हैं, देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है अभी क्योंकि वो घर पे पड़े थे, मेरे पास यही है, आंसर्स ही है मेरे, वो देख लेते हैं फ़िलहाल। क्लाइमेट चेंज इज़ एन अनक्वेश्चनड इनएविटेबल विलन। ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं था, ये मेरे उसी वक्त दिमाग में आया, मुझे लगा कि ये लिखना चाहिए तो मैंने लिखा, और ये एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के बाद आ जाता है, वरना ऐसे वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज बना के हम रख सकते हैं। अनक्वेश्चनड इनएविटेबल विलन ऑफ आर फ्यूचर टू विच वी आर वल्नरेबल द मोस्ट। उसके बाद ये मैंने करवाया था वैल्यू एडिशन में कि वाटर स्कार्सिटी हो रही है, इसका एविडेंस क्या है, ये एविडेंस है। वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटल डिक्लाइन हो रही है फाल्कन इंडिकेटर्स के अनुसार, और ये उसके रिलेटेड एक वो है सेइंग है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, एंशिएंट मरीनर ने बोला, ठीक है। अब हेडिंग आ गया, वैसे क्लियर हेडिंग। आपको अब लिखने हैं पॉइंट्स, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, यहाँ पे भी क्लैरिटी दिखनी चाहिए। एक लाइन में एक्सप्लेन किया, एग्जांपल दे दी ड्रिप इरीगेशन की, ठीक है। आगे राइज इन यील्ड, कि यील्ड को बढ़ाता है, एग्जांपल ओनली नीडी स्टेम रूट, ये वो, मतलब जो भी आप पढ़ते रहना। एनर्जी एफिशिएंसी, एग्जांपल फरो इरीगेशन, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी। प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, प्रोटेक्ट सॉइल हेल्थ, प्रिवेंट्स लीचिंग, एग्जांपल मिनरल्स एक्सेट्रा। बेटर ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी, ये उसके सब पॉइंट्स। वे हेड क्या है, अब इसमें देखो, फाड़ की एग्जांपल दे दी महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग की, कि इट नीड्स टू बी मोर एक्सप्लोर्ड, मोर प्रमोटेड एंड मोर एक्सेप्टेड फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाई प्रायोरिटी, ये वो वर्ड है। इश्यूज़ आगे, इश्यूज़ फेस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब ये हेडिंग पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ने के लिए वापस एग्जामिनर को क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उसे समझ आ जाएगा कि ये पूछा गया है और इसकी डिमांड यहाँ पे मीट की गई है। ये उसके सब हेडिंग्स हैं। इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, जोग्राफिकल टेरेन, फनलिंग इफेक्ट, लैंडस्लाइड्स टोपोग्राफी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, डेवलपमेंटल डेफिसिट, उसके एग्जाम्पल्स के रोड्स कनेक्टिविटी, लोअर एम्प्लॉयबिलिटी, मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स, फंक्शनल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स के पॉइंट, समाधान स्ट्रैटेजी, एकलव्य मॉडल, पीवीएम पीवीटीजी, वर्तक प्रोजेक्ट, नागा पीस अकॉर्ड, सेला टनल। ये शायद ये वही है क्या, नहीं, ये 2024 मेंस के नहीं है, वो आगे आएंगे। अब यहाँ पे वर्ड आ गया अनटैप्ड, दस देयरफॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ द अनटैप्ड गोल्ड रिजर्व्स
विच नीड्स टू बी डेवलप्ड बियॉन्ड कैपेसिटी टू रियलाइज ट्रू इंडिया। ठीक है, कंक्लूजन देके समझ आ रहा है कि हैवी वर्ड भी है, इट इज़ रिलेटेड टू दिस एंड इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग टू रियलाइज ट्रू इंडिया। इंट्रो देख के समझ आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि नॉर्थ ईस्ट एक हाई प्रायोरिटी एरिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंट्रो मीट, कंक्लूजन मीट, बॉडी मीट, उसकी क्लैरिटी मीट, एग्जाम्पल्स मीट, सब पॉइंट्स मीट। इस सब के बाद जब ये सब हो जाता है ना, उसके बाद क्या मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ आंसर्स कैसे लिखे हैं, क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स कैसी हैं। देखो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का खेल है आंसर राइटिंग, तो ये इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमें हमेशा अगर एक चीज़ को अचीव कर लिया, उसके बाद आर एम वुड बी कि नेक्स्ट चीज़ को अचीव करेंगे और ज़्यादा बढ़िया लिखेंगे, यही हमारा मकसद होना चाहिए। वैसे तो आपने इतना भी लिख लिया तो इट इज़ अबव एवरेज आंसर, वहाँ पे विद इन द टाइम इतना लिखना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एथिक्स पे आ गए। ये मैंने रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं, 4-5 पेज इधर उधर करके, कोई सिलेक्टिवली नहीं उठाए। प्रॉबिटी, इंटेग्रिटी, उसकी डेफिनेशन जो समझ आई, एग्जाम्पल लिख दिया। प्रॉबिटी और इंटेग्रिटी का डायग्राम बनाया, कोरिलेशन दिखाया कि सबसे पहले आती है ऑनेस्टी, उसकी हायर लेवल इंटेग्रिटी, हायर लेवल प्रॉबिटी। ठीक है, अब जो पूछा था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉबिटी एंड इंटेग्रिटी इन एथिकल गवर्नेंस और इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पता लग गया कि एग्जामिनर को डेफिनेटली दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है कि एथिकल गवर्नेंस में ये रोल है, ये विद एग्जाम्पल्स हैं, और डिसीजन मेकिंग में ये रोल है। ये यहाँ पे कमेटीज़ और रिपोर्ट्स हैं, नोलान कमेटी, सेकंड ARC, फोर्थ कमेटी रिपोर्ट। अब फिर वो वर्ड आ गया कि ये बोथ द थिंग्स आर पैरेलल पिलर्स। ये पैरेलल पिलर्स है, वो टर्मिनोलॉजी फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है थर्ड पेपर, जो मैं फर्स्ट दिन में अपना थर्ड पेपर दे रहा था। अब देखो, पेन ख़त्म हो गया, पेन चेंज किया, मेरी राइटिंग में फ़र्क आएगा, मेरी जो वर्डिंग्स होगी उसमें फ़र्क आएगा, यहाँ पे पता लगेगा, देखना एक मिनट। नोलान कमेटी के अकॉर्डिंग करप्शन इज़ द टर्माइट एंड एथिकल लीडरशिप इज़ द एंटी टर्माइट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मेरा लिखने का मन नहीं है, इसके बाद केस स्टडीज़ भी आएंगी और, तो यहाँ पे अब देखो वर्डिंग्स कैसी होगी मेरी। हेंस corruption forms like nepotism, bribery, incompliance of work needs a stringent leader to be the anti-termite। यहाँ पे एंडली लाइन का कुछ खास सेंस बना नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है 2024 का एक्चुअल मेंस जो मैंने लिखा था। अच्छा, ये भी मैंने एक दिन में सबसे पहले एस्से GS1 GS2 आधा 1 से 10 तक, दूसरे दिन में GS2 जो रिमेनिंग था 11 से 20, GS3 और GS4 ऐसे ख़त्म किया था। ठीक है, मतलब 2 दिन में मैंने सारे पेपर ये ख़त्म कर दिए थे। ऑप्शनल मैंने अभी तक नहीं किया, 3 दिन नहीं लगाए इसे। ठीक है, अब देखते हैं। पल्लवास ऑफ कांचीपुरम टाइम्ड बैक फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी AD इन द द्रविडियन इंडियन रीजन। अब देखना यहाँ पे गलती किस किस को दिख रही है। मैंने टेम्पोरल डेफिनेशन दी है, टाइम के रिलेटेड डेफिनेशन दी है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, टेम्पोरल डेफिनेशन क्या हुआ, मैंने ये टाइम ही गलत लिख दिया। ये शायद 4th से 9th सेंचुरी था, अभी भी मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री सबकी कमज़ोर होती है और मेरी भी थी। यहाँ पे आती है प्रीलिम्स की नॉलेज काम, प्रीलिम्स आगे आता है। प्रीलिम्स की आपकी टेम्पोरल डेफिनेशन काम आएगी, प्रीलिम्स की आपकी एग्जाम्पल्स काम आएगी, मामलापुरम, महाबलीपुरम, अर्जुनास पेनेंस, गंगाज डिसेंट, रथ टेम्पल, ये वो सारी चीज़ें ये एग्जाम्पल्स में काम आएंगी एज इट इज़ एज अ फैक्ट। ठीक है, अब मैंने देख लिया कि यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, अब मैंने देख लिया क्वेश्चन था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट में कंट्रीब्यूशंस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर में क्या है। मैंने ये पॉइंट्स लिखे, जिसको पढ़ना है वो होल्ड करके पढ़ लेना, पर मैंने पॉइंट्स लिखे। मेसनरी एंड आर्टिस्टिक इनोवेशन, एग्जाम्पल्स रथ टेम्पल ऑफ मामलापुरम, ट्रांसफॉर्म्ड रॉक कट स्ट्रक्चर टू मैसिव टेम्पल आर्किटेक्चर, एग्जाम्पल महेंद्र वर्मन 1 टेम्पल्स। नहीं आता तो कुछ तो लिखना है ना, एग्जैक्टली। पिलर्ड ब्यूटिफिकेशन, विजयनगरा के 56 जो म्यूजिकल पिलर्स हैं उसके बारे में लिख दिया एग्जाम्पल देके। डेकर विद इंट्रिकेट कार्विंग्स, राजसिम्हा इवन इन द रॉक कट सिंपल टेम्पल्स। लिटरेचर में लिखना है, ये ना थोड़ा ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, लिटरेचर में क्या वो है, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स दांडिन, रयाल। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में संस्कृत और तमिल का रोल लिखा। प्रिजर्व्ड लिटरेचर में
रिच लिटरेचर ऑफ पल्लवा पीरियड. अब एनरिचर इन द फर्दर किंगडम्स ऑफ पोस्ट गुप्ता लाइक चोला, चीरा, पांड्यास. ये फॉरवर्ड लुकिंग मैंने इंट्रो कंक्लूजन दे दिया. अब इससे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग देखने को मिलती है कि ना, हाँ, कि वहाँ पे ना आपके दिमाग में क्या है वो किसी को नहीं पता. सिर्फ आपको इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि आपके यहाँ पे क्या लिखा है. ठीक है. तो इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा यू नीड टू शो कि आप इंटेलिजेंट हो. इंटेलिजेंट होने से ज़्यादा यू नीड टू शो कि आप इंटेलिजेंट हो. बट इट टेक्स मोर देन इंटेलिजेंस टू शो योर इंटेलिजेंस. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, बोथ थिंग्स आर कोरिलेटेड. आपको इंटेलिजेंस हो या नहीं हो वो मैटर नहीं करेगा. ये मैटर करेगा कि आप कितना इंटेलिजेंस उसे शो कर पाते हो, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे. अब उसको नहीं पता कि मुझे ये सब एग्जैक्टली नहीं आता, ये मैंने प्रीलिम्स की नॉलेज से लिखा है अपनी. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, यू नीड टू बी मोर देन इंटेलिजेंट. समझ रहे हो ना. सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ के वहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे जाते. तो इस बेसिस पे जब हम इसे मार्क्स देंगे तो ऐसे ही इसी बेसिस पे देंगे. ये हो गया क्लियर. ठीक है. हाँ, ठीक है. हाँ, मार्क्स देंगे वही बेसिस पे. इंट्रो लिखी यहाँ पे, तो चलो मैंने ब्लंडर कर दिया, टाइम पीरियड ही गलत लिख दिया क्योंकि प्री का रिवाइज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और वैसे भी एंशिएंट में हाथ टाइट ही होता है मोस्ट ऑफ पीपल का. ठीक है. अब यहाँ पे कंक्लूजन हो गया, बॉडी होगी इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, इन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. स्ट्रक्चर मैंने वैसे ही रखा कि फर्स्ट सेकंड उसके अंदर सब पॉइंट्स, ताकि स्ट्रक्चर में कमी ना आए, उसके नंबर पूरे मिले. ठीक है. एग्जाम्पल्स भी दी. अब आगे देखते हैं. सेकंड ARC 7th रिपोर्ट टाइटल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन recommends collaboration talk and cooperative execution as the smart way ahead. आपको लगता है कि मैंने ये टर्म्स पढ़े होंगे स्पेसिफिकली, कोलैबोरेशन टॉक्स एंड कोऑपरेटिव एग्जीक्यूशन? ये मैंने टर्म्स कभी पढ़ी भी नहीं. वहाँ पे जाके मैंने क्यों इसको मेंशन कर दिया. कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की रिपोर्ट है तो क्या उस रिपोर्ट में इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा कि कोलैबोरेटिव टॉक्स हों? ये प्रमोट नहीं किया जाएगा कि कोऑपरेटिव एग्जीक्यूशन हो? एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कमेटी है तो क्या एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करेगी कोऑपरेटिव हो? बिल्कुल. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे कोई भी गलत नहीं कर सकता. प्लस इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि ये अलग दूर से दिखती हैं. एक तो आपने हाईलाइट कर दिया, ऊपर से आपने यहाँ पे कॉमास डाल दिए, कैपिटल में लिख दिया, वर्ड्स दिख रहे हैं फेंके हुए कि कोलैबोरेशन टॉक्स, कोऑपरेटिव एग्जीक्यूशन एज द स्मार्ट वे अहेड. उसके बाद आगे के पॉइंट्स लिख दो. अब यहाँ पे भी नॉलेज मुझे उसे दिखाना है कि मुझे सब कुछ पता है. पॉवर्टी के बारे में लिखूंगा कि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, उसमें जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के बारे में लिखूंगा तो मैं ये भी लिख दूंगा कि देखो भाई मुझे ये भी पता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कितनी पॉवर्टी है. हंगर के बारे में लिखूंगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंक लिख दूंगा. एक्सक्लूजन डेप्रीवेशन के बारे में लिख दूंगा, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ आ जाएंगी. क्राइम्स क्रिमिनल्स लिखूंगा, NCRB की रिपोर्ट लिख दूंगा. HDI लिखूंगा तो उसका रैंक भी लिख दूंगा. ये शो ऑफ कर रहा हूँ मैं उसे, और ये शो ऑफ करना पड़ेगा जितने भी हम्बल हो आप. नंबर चाहिए, नंबर यहाँ से मिलेंगे, आधा आधा नंबर यहाँ से बढ़ेगा. ठीक है. ये भी लिख देते तो चलता, पर पता है स्टैंडर्ड चीज़ें तो क्यों नहीं ये लिखते. तो इन चीज़ों के नंबर मिलते हैं. ठीक है. नंबर तो हम चलो नहीं दे रहे, बट इट जस्ट शोज़ कि आपने आंसर एक सही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिखा है. अब स्कीमेटिक्स बना दो. कोलैबोरेशन के बारे में पूछा है, गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, इन तीनों का फ्लो चार्ट बना दिया. गवर्नमेंट क्या देती है, क्या लेती है, गवर्नमेंट यहाँ पे NGO के साथ क्या देती है, क्या लेती है, वो सब चीज़ें. एग्जाम्पल CSR, जो भी जहाँ पे ज़रूरत है. मोस्ट प्रोडक्टिव नेचर, हाँ ठीक है भाई. गवर्नमेंट एज एन इनेबलर नॉट रेगुलेटर. एग्जाम्पल फेरा टू फेमा एक्ट. एग्जाम्पल लिखो, NGO बिकेम ट्रांसपेरेंट एंड सपोर्टर. हंगर एलिमिनेशन मिशन, माँ की रसोई. हो गया. अब यहाँ पे देखो, गांधी जी का तलिस्मान आ गया, सर्वोदय अंत्योदय आ गया, सर्वोदय थ्रू अंत्योदय. आगे चोला एम्पायर आ गया, दोबारा टेम्पोरल डेफिनेशन आ गई. 9th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, मालाबार टू उरायूर. अब ये मैंने मेंस के लिए थोड़ी पढ़ा था, ये मैंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, वो मैप बना के. उरायूर यहाँ पे, मालाबार यहाँ पे है, मालाबार टू उरायूर वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, वैल्यू बढ़ गई आंसर की. ग्रेट प्राइड ऑफ चोलास, ये सारा प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है कि इस्टेब्लिश्ड टाउन्स, गंगाईकोंडा चोलापुरम. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साउथ ईस्ट एशियन एक्सपीडिशंस की, नेवल फ्लीट अच्छा था. कंबोडिया का एंकोर टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल. लिख दिया सब कुछ जितना पता है मुझे. अचीवमेंट्स, आर्ट में क्या अचीवमेंट्स हैं, यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज. आर्किटेक्चर में क्या अचीवमेंट्स है, वो ये रही. नटराज, चोलाज हॉलमार्क. अब देखो लिखने का तरीका, नटराजा जो कि चोलास का हॉलमार्क है,
उसके बाद उसके त्रिभंग पैटर्न के बारे में लिखा। मुद्रास, अभ्य मुद्रा, क्रोध मुद्रा, इंट्रिकेट कार्विंग्स। अब जब आर्किटेक्चर लिखूंगा तो मैंने दोबारा पॉइंट 1 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने 4 के बाद इसको कंटिन्यू कर दिया 5 से। मुझे पता है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स लिखने हैं, 3 पेजेस पे लिखना होगा, तो वर्ड्स ज़्यादा पॉइंट्स ज़्यादा दिखने चाहिए। 5th यहीं से स्टार्ट कर दिया। द्रविडियन जेनिथ, मैसिव बिल्डिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल, एग्जाम्पल राजा राजा 1 ऑफ चोलापुरम, सेग्रीगेशन ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन, डिफरिंग स्टाइल्स, विसारा, विजयनगरा, इवॉल्व। ठीक है, चोलाज एडवांसमेंट। हाँ, अब देखो वही बात है ना, जो दिखता है वही बिकता है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स दिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही सब बातें। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये शायद, हाँ अभी तो GS 1 में ही है। अब यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट वगैरह भी बना दिया, फ्लो चार्ट तो नहीं पर एक्चुअली थोड़ा सा वो है, पैटर्न डिपिक्शन है कि सिर्फ इंग्लैंड ही एपिसेंटर क्यों है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कॉलोनियल डोमिनेटर है, एग्जांपल्स दे दी, रेनेसां एनलाइटनमेंट टाइम बता दिया, प्रेजेंस ऑफ रिच रॉ मिनरल एग्जांपल दे दिया, आयरन वाटर ये वो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी ऑफ मर्सेंटलिज्म, इन चीज़ों पे बहुत मैटर करता है, ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इनको याद भी कर लो। नो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश प्रोड्यूसर्स ऑन प्रोडक्ट्स, एग्जांपल लिटन की पॉलिसी 1876 to 80 ऑफ ज़ीरो इम्पोर्ट टैरिफ्स। ठीक है, अब आगे अदर कॉजेस, लोकल सेटअप ये वो। अब आगे फिर मोर ओवर, एंड में जब कंक्लूड करना है, CR दास और दादा भाई नरोजीज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन गिव रीजंस ऑफ बारबैरिटी ऑफ कॉलोनियल रेजिम, ये हाईलाइट करके लिख दिया मैंने। ठीक है, इंट्रो हो गई, कॉन्टेक्स्ट मिल गया इंट्रो में, कंक्लूजन में क्रक्स मिल गया, बॉडी लिख दी, एक फ्लो चार्ट टाइप बना दिया, बॉडी के अंदर पॉइंट्स लिख दिए, सब पॉइंट्स लिख दिए, एग्जांपल्स लिख दी, मीट हो तो रहा है सब कुछ। ऑरोरा का क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे वर्डिंग्स हिल, ऑरोराज आर मेजेस्टिकल लाइटिंग इवेंट्स इन द स्काई विच इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ अर्थ्स जियोमैग्नेटिक पावर्स एंड सोलर विंड्स ऑफ सन। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस समझाया, बोरियलिस समझाया। यहाँ पे लोकेशन समझाने के लिए मैंने ये बता दिया कि दीज आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स इन साइबेरिया, कनाडा, डेनमार्क एक्सेट्रा। डायग्राम बनाया, इंस्टाग्राम वगैरह से देखा था, इलेबोरेट कर दिया। इलेबोरेट क्या किया, इलेबोरेट में क्या ही करते, जो ये सारी चीज़ हो रही है उसको इलेबोरेट कर दिया। कंक्लूड करना है तो हेंस दिस इज एन एविडेंस ऑफ प्रिवेलिंग सुपर पावर विच हैज़ क्रिएटेड अ बैलेंस इन द एंटायर यूनिवर्स, यूनिवर्सल कॉस्मोस। समझे? नंबर 2 उस हिसाब से, नंबर भी क्या मतलब चेक कर लो। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि कहाँ पे गलती हो रही है उसको ढूंढना, उसको रिपीट नहीं करना। अगर यहाँ पे मेरे स्ट्रक्चर मिसिंग होता तो मैं देखता वो स्ट्रक्चर किस कारण से मिसिंग है, उस स्ट्रक्चर को अगली बार उस क्वेश्चन में लाने की कोशिश करता। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं, पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरियलिस के बारे में पूछा था कि डिफाइन करो और उसको इलेबोरेट करो। यहाँ पे उसको मैंने डिफाइन कर दिया, सबसे पहले ऑरोरास के बारे में बता दिया, लोकेशन बता दी, डायग्राम बनाया, उसके बाद उसको इलेबोरेट कर दिया, कंक्लूड कर दिया। स्ट्रक्चर दिख रहा है, कंक्लूजन है, इंट्रो है, डायग्राम है, पॉइंट्स हैं, बस क्या चाहिए। ट्विस्टर्स, ट्विस्टर्स के ऊपर डायग्राम बनाया। ट्विस्टर्स अब मुझे भी उतना ही आता है जितना बाकी सब लोगों को आता था, लेकिन कैसे इधर उधर दिखाना है, एक एक्स्ट्रा डायग्राम कैसे बनाना है, वो सब उस वक्त बस रिलैक्स होकर लिख रहा था, पर हो गया। रियल टाइम एग्जाम में आई नो थिंग्स आर डिफरेंट। रीजंस, फेवरेबल टोपोग्राफी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कोस्टल लोकेशन, फेवरेबल कंडीशन में ये सब आ गया। एक्सट्रीम ड्राई इन नेचर, ट्विस्टर्स इन अदर लोकेशंस ऑल्सो। वैसे अब यहाँ पे ये मैंने कैसे बना दिया, वो कंडीशंस मैंने बता दी जो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मीट करती हैं, इन चीज़ों को मीट करती हैं, वैसी कंडीशंस बता दी। हॉर्स लैटिट्यूड पे है, डोल्ड्रम्स पे नहीं है, कोस्ट के नियर है। जियो क्लाइमेटिक फिनोमिना, अनस्टेबल वेदर सपोर्ट सच कंडीशंस। बस बोल बच्चन करो। अब गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन, सेकंड ARC सेकंड रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल, एंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस एज द बेस्ट स्टेज, सजेस्ट लोकल गवर्नेंस एज द बेस्ट स्टेज फॉर गुड गवर्नेंस। पॉइंट्स लिखो। ट्रांसपेरेंसी, जब ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई तो मैं बताऊंगा कि देखो एग्जाम्पल सोशल ऑडिट इन MG नरेगा, पार्टिसिपेटरी एग्जाम्पल ग्राम सभा, थर्ड टायर। अकाउंटेबिलिटी की बात है कि सरपंच और चांसलर्स, रिस्पॉन्सिवनेस की बात है कि डायरेक्ट कंप्लेंट्स हम कर सकते हैं पंचायत ऑफिस में। फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, मीडिएशन कर सकते हैं पंचायत सेक्रेटरी लोकल डिस्प्यूट्स की। रूरल लोकल बॉडीज़ मर्ज विद अर्बन लोकल बॉडीज़, इसके क्या प्रॉन्स होंगे क्या कॉन्स होंगे वो लिखे। हाउएवर लिख के चैलेंजेस बता के कंक्लूड कर दिया। ठीक है,
अब ऐसे ये सब चीज़ें हैं, देखो अब यहाँ पे यहाँ पे ये रीशोरिंग, ये फ्रेंड शोरिंग प्री में पढ़ा है हमने, या ये शायद मैंने मैगजीन में पढ़ा था करंट अफेयर्स की, कहीं पे तो काम आए, तो वो यहाँ पे काम आ गया, प्री में तो पूछा नहीं गया, नंबर तो मिले इसके। रीशोरिंग एंड फ्रेंड शोरिंग आर द कॉन्सेप्ट्स सीन इन द शिफ्ट्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द ग्लोबल कमिटमेंट्स। क्वेश्चन इसी के रिलेटेड था कि ग्लोबल कमिटमेंट्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का। वाई इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना। एलोन मस्क की एक वो थी, इंडिया एट टुडे इज़ व्हाट चाइना वाज 15 ईयर्स अगो। उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, एवरेज एज इज़ 27-28 ईयर्स, पॉपुलेशन बूम है 1.4 बिलियन, क्रेडिबल नेशन है अनलाइक चाइनाज ट्रिचीरियस नेचर, के फास्टेस्ट डेवलपिंग मेजर इकॉनमी है, प्रोजेक्टेड एट 8% ग्रोथ। बस वही बातें। अब जब ये सब हो गया, ये सारी मीट हो गई चीज़ें, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी हो गई, मतलब आपका आंसर अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक हो गई। लेकिन इसके बाद भी क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, फिर क्या बचता है हमारे पास कि क्वालिटी कैसी है आंसर्स की, क्वालिटी एग्जाम्पल्स की कैसी है। जितना स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो जाएगी उतना बढ़िया हो जाएगा, तो उसको इम्प्रूवमेंट उसकी तरफ भागने के चलेंगे, ठीक है। बेसिकली इम्प्रूव करना है खुद को, एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्यूएट योर आंसर्स। आई होप समझ आ गया होगा किस तरीके से सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करना है चिल होके। तो बस यही है, आई होप इट विल हेल्प यू। तो ऑल द बेस्ट अचीवर्स एंड सी यू अगेन, बाय, थैंक्स, साइनिंग ऑफ योर को होस्ट, बाय।